नमस्कार साथियों। कहते हैं ज्ञान में किया गया निवेश सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। यह कथन यूं ही नहीं कहा गया है, यह कथन सत्य है कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, पर अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो, ज्ञान में इन्वेस्ट करते हो, तो यह जो इंटरेस्ट देगा यह काफ़ी ज़्यादा होगा। यह बात एकदम ध्यान रखें, क्योंकि इसके इंटरेस्ट को आप सिर्फ और सिर्फ मनी से तुलना नहीं कर सकते हो। यह जो इंटरेस्ट देगा आपको हर एक डायमेंशन में देगा, चाहे वह किसी भी डायमेंशन में आप उठा करके देख लो कि एक ज्ञानी व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति से हर एक डायमेंशन में डिफरेंट होता है, अलग होता है। पर ज्ञानी का मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ उस टाइप के ज्ञानी से है जिसने ज्ञान को एक्चुअली ज्ञान के रूप में लिया। यहाँ हमारा उद्देश्य कतई फैक्ट से नहीं है, ध्यान रखना है। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का सेशन लेकर के बढ़ रहे हैं और आपको इसका फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। हमारा पहला जो इससे पहले तक जो हमने किया था वह 30 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था हमारा। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 31 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेटर पासिस थ्रू। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? अब देखिए, ये बात हमें पता है कि भूमध्य रेखा भाई 0 डिग्री है और यह जो है यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री से होकर के गुजरती है, जिसे ध्यान रखना है। और ये जो देश दे रखा है कैमरून, कोस्टा रिका, केनिया और वेनेजुला। ध्यान रखना कि ये वेनेजुला जो है यह है इधर आने वाले, ये कम्प्लीटली इधर आने वाले जो दक्षिण अमेरिका है इसका देश है, हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ये कोस्टा रिका, कैमरून और केनिया, तो भूमध्य रेखा जो है ये अफ्रीका के देश हैं और दक्षिण अमेरिका के देश दिए हुए हैं, जिनमें अगर कहाँ से गुजारना है हमें, तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है केनिया, और यहीं से होकर के जो है हमारा भूमध्य रेखा गुजर जाती है। तो ध्यान हमें इस बात को रखेंगे कि द इक्वेटर पासिस थ्रू केनिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, ITCZ के बारे में ये क्वेश्चन है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड होती है? देखिए, ITCZ के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि जो ITCZ होती है साथियों, आपको पता है कि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। और यहाँ पर सूरज की रोशनी हमेशा डायरेक्ट पड़ती है, ये बात आप जान रहे हैं कि हमेशा डायरेक्ट पड़ती है। और आपको हमने बताया है कि जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ प्रेशर लो होगा, यानी दाब यहाँ का कम हो जाएगा। और जहाँ दाब कम होगा वहाँ पर हमने इससे पहले भी बताया कि जहाँ प्रेशर लो है, जो एयर का मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी एयर हमेशा हाई टू लो चलेगी, और ये प्रेशर का गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तीव्र एयर चलेगी। ये बात एकदम कंफर्म रही है। तो क्वेश्चन में ITCZ के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लो प्रेशर है, ये जो लो प्रेशर है, और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। इसको हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। तो एयर जो है यहाँ से इधर की तरफ चलना शुरू होती है। हमने क्लास में सारा कुछ बताया हुआ है आपको कि ये एयर इधर ही क्यों मुड़ रही है, कोरियोलिस इफेक्ट का क्या है, सारा कुछ बता रखा है। अब ये दोनों एयर यहाँ आई और यहाँ पर मिली, और मिलने के बाद फिर से ये ऊपर गई। तो मिलने के बाद जब एयर ऊपर की तरफ फिर से जाती है तो फिर से इस लो प्रेशर जोन को, जो लो प्रेशर था, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसको जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो साथियों, ये जो बेल्ट बना यहाँ पर, ये जो एक बेल्ट बना पतला सा, इसी बेल्ट को बोला जाता है ITCZ,
इसी बेल्ट को बोला जाता है ITCZ। एकदम कंफर्म रहें कि ITCZ कंप्लीटली डिफरेंट है डोलड्रम से। डोलड्रम एक शांत रीजन होता है, एकदम शांत रीजन होता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। डोलड्रम में इवन कोरियोलिस इफेक्ट तक जीरो होता है। और ITCZ सूर्य के जो सन के मूवमेंट है उसके अनुसार यह अपना पोजीशंस को चेंज करता है। यानी सूरज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो ITCZ ऊपर जाएगा, सूरज जब कैप्रिकॉन पे आएगा तो ITCZ नीचे जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका जो आंसर होगा हमारा बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज विंड्स। देखिए ये दोनों ट्रेड विंड्स ही है, व्यापारिक हवा और पछुआ हवा ये नहीं होगा। पछुआ हवा और ध्रुवीय हवा नहीं होगा। ध्रुवों के पास, भूमध्य रेखा के पास, यहाँ नहीं होगा, भूमध्य रेखा के पास ये बनती है एट द इक्वेटर। तो पहला जो हमारा 30 सेकेंड हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इनमें से कौन सी शहर है जो इक्वेटर्स के नज़दीक है। तो इक्वेटर्स के नज़दीक अगर हम देखें साथियों तो कोलंबो कहाँ है। कोलंबो हो जाता है श्रीलंका में, शायद श्रीलंका में, जकार्ता इंडोनेशिया में, मनीला फिलीपींस में और सिंगापुर में। तो अगर हम इन सब में इक्वेटर्स के नज़दीक देखें, ये हमने आपको मैपिंग की क्लास में बताया हुआ है कि अगर इन सब में हम देखें कि कौन सबसे नज़दीक है तो सिंगापुर आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आकर के यहीं से इक्वेटर जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऑल द थ्री पासेस trough which one of the following continents। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। यानी किस महाद्वीप से होकर के, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जहाँ से हो कर के यहाँ से हमारा भूमध्य रेखा जाता है, ऊपर से चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे से चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो तीनों के तीनों लाइंस यहाँ से गुजरती है। तो इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा ए नंबर। चलते हम लोग 35 पे। 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा भी है। इसको हम बताते हैं आपको एक नया पेज लेकर के। जैसे ही देखिए यहाँ पे बताते हैं, सिंपली समझिए। ये हमारा हो गया अर्थ, और अर्थ के 0 डिग्री के ऊपर ये है इक्वेटर। और जैसे ही 0 डिग्री के ऊपर पहला जो एटमॉस्फेयर लेयर है इसी को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसको इसलिए ये बोला जाता है हिंदी में क्षोभ मंडल। क्यों भाई? और इसकी जो हाइट होती है साथियों ये वैरी करता है। वैरी क्या करता है कि इक्वेटर पर इसका हाइट हमें, एवरेज हाइट या इक्वेटर पर इसका हाइट हमें 18 किलोमीटर देखने को मिलता है। और जो पोल है, पोल पर इसकी हाइट हमें पोल पर इसकी जो हाइट है हमें मात्र और मात्र 8 किलोमीटर देखने को मिलता है। ये बात एकदम श्योर रखें। तो 8 और 18 के पीछे ये जो डिस्टेंस है क्यों है? तो अभी हमने आपको बताया कि इक्वेटर पर हवाएं गर्म होती है, वो ज़्यादा ऊपर उठती है, जबकि पोल पर हवाएं नीचे बैठी हुई रहती है। ठीक है, 90 डिग्री से, क्योंकि वहाँ ठंडी हवाएं होती है और ठंडी हवाएं होने के कारण प्रेशर लो होता है, तो हवाएं सरफेस पे रहती है। तो जब हवाएं सरफेस पे है तो ट्रोपोस्फेयर का जो अपर सरफेस, अपर लेयर है वो भी नीचे रहता है। तो इसलिए पोल पर हमें इसकी हाइट कम देखने को मिलती है, जबकि इक्वेटर पर इसकी हाइट अधिक देखने को मिलती है। और आपको यहाँ पे एक बात और बता दें कि जितनी भी वेदर संबंधी फिनोमिना है, जितनी भी वेदर संबंधी घटनाएं हैं, ये सब के सब इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखें तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक है। ये सही बात है।
भूमध्य रेखा पर मजबूत पारंपरिक धाराओं द्वारा ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित, ये बात भी सही है। और अगर इसका सही जवाब देखें तो व्याख्या भी कर रहा है। हमने बताया कि जब धाराएं गर्म हो रही है तो उसको ऊपर की ओर शिफ्ट किया जाता है, तो इसलिए यह भी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग 36 नंबर सवाल। 36 नंबर जो हमारा सवाल है साथियों, यह है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज ग्रेटर सर्किल। यह हरियाणा पीसीएस का सवाल है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अक्षांश है। ये तो कॉमन सेंस लगा के आप लोग बता देंगे कि जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वो तो यही बनेगा। ये जो 0 डिग्री जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ये सपोज ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ घुमा हुआ है। अब यहाँ से ये इक्वेटर है, ये बल्ज है, पृथ्वी अपने हमने शेप में भी बताया है कि ये दोनों साइड में बल्ज है, ये उभार लिया हुआ है और इसका ऊपर फ्लैट है। तो ये जो साइड में उभार लिया हुआ है, तो इस उभार से क्या होता है कि ये इससे बड़ा सर्कल तो नहीं बनाया जा सकता है। अब जो भी सर्कल इसके ऊपर बनेगा, इधर जितने भी लैटिट्यूड्स अक्षांश होंगे, ये सब के सब इसके कंपेरिजन में छोटे होंगे। सेम नीचे भी अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो यह भी हमारे इसके कंपेरिजन में छोटे होंगे। तो साथियों यहाँ हमें यह बात ध्यान रखना होगा कि सबसे जो लार्जेस्ट बृहत वृत्त बनेगा वह हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा, दैट मीन्स इक्वेटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, आप अपने पास रखेंगे एक एटलस, और एटलस जो है वो होना चाहिए ऑक्सफोर्ड का, क्योंकि वो काफ़ी बेहतर है। और उसमें भी ध्यान आपको रखना है कि ऑक्सफोर्ड एटलस में आप जो भी उसमें रिवाइज है या फिर जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसका एटलस रखेंगे, ताकि बहुत सारे क्या होते हैं कि लैंड कभी सबमर्ज हो जाते हैं। बहुत सारी, जैसे अब आपको अभी बता दें कि जो इंडिया का कोस्ट लाइन है, पहले हम लोग कितना पढ़ते थे, 7516 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। लेकिन अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि भाई अब ये कोस्ट लाइन जो है नहीं है, कितना हो गया, 11098 किलोमीटर। तो ये जो 11,098 किलोमीटर हो गया कोस्ट लाइन, तो अब तो नया एटलस जो आएगा उसमें कोस्ट लाइन को इसको छोड़ करके इसको पकड़ के दिया जाएगा होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से जो भी आइलैंड्स वगैरह सबमर्ज हो जाते हैं उसके बारे में एटलस में सुधार किया जाता है। तो इसलिए जब भी हमें एटलस लेना है तो एक नया एटलस लेना है जो कि क्या करे, जो कि हमें लेटेस्ट डेटा दे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बातें हो गई तो आपको ये भी बता दें कि ये जो बढ़ गई है लेंथ, इसकी लंबाई, तो इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं से एक्वायर कर लिया है या किसी का ले लिया है, ऐसा भी बातें नहीं है। बस इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है कि पहले क्या था, ये कोस्ट जो हमने सीधा दिखा दिया, क्या इंडिया लैंड पर ऐसे ही सीधा होगा, नहीं, ये जो है कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे इस तरह से है। तो ये जो घुमाव है, तो ऊपर से जब हम लोग मापे थे, जिस समय पहले जो भी सैटेलाइट मापा था, यहाँ पर भी सैटेलाइट के थ्रू ही मापा जा सकता है, अदरवाइज इस तरह तो माप ही नहीं सकते। तो ये जो गैपिंग है, इस बार इन सारे गैपिंग को अच्छे से मेजर किया गया है। इससे पहले बार इसी तरह से मेजर किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए घट गया है। अब एक्यूरेसी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी नया नया आ गया है, नए नए प्रकार के जो मैपिंग करने के जो भी टूल्स हैं वो आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्यूरेसी बढ़ने से इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो ये बात ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टेट जैसे कि ये गुजरात हो गया, तो गुजरात वगैरह का भी लेंथ बढ़ गया है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का चीज़ है ये, तो इसलिए ठीक है। और उसी में जब आप एटलस रखेंगे अपने पास, तो एटलस में ध्यान क्या देना है कि इक्वेटर किस किस जगह से जाती है। हमने अभी आपको बताया कि इक्वेटर अफ्रीका से तीनों लाइन जाती है, तो अफ्रीका के किस किस कंट्री से जाती है, वेस्ट टू ईस्ट देख लेंगे एक बार, दूसरी बार ईस्ट टू वेस्ट देख लेंगे। और ये करना एक बार नहीं है, ये आप पर डे का रूटीन बना लीजिए कि पर डे हमको 10 से 15 मिनट सिर्फ एटलस देखना है। और पर डे एक टारगेट कीजिए कि आज हमको नॉर्थ अमेरिका देखना है, आज हमको साउथ अमेरिका देखना है, आज हमको इक्वेटर लाइंस देखना है, आज हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखना है, आज हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखना है, आज हमको जीएमटी लाइन देखना है, ये सारे, आज हमको कुछ आइलैंड्स देखने हैं,
अगर कोई करंट अफेयर में उसी समय आइलैंड्स देखने को मिल रहा है, कोई वॉल्केनो देखने को मिल रहा है, तो हम ढूंढेंगे उसको एटलस पे कहाँ है। समझ पा रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को जब आप काम करेंगे इस पर, तो एक समय के बाद जो पूरी दुनिया बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में, तो वही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके आधार पे ही अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें, तो ये भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखना है कि नहीं गुजरती है। तो सोमालिया, गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी, रवांडा, और इसका जवाब हमें देना है कुट में। तो अगर हम कुट की बात करें साथियों, तो इसका जवाब हो जाएगा सोमालिया में तो नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होगा। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका का देश है, रवांडा भी अफ्रीका का देश है। तो 3 और 4 राइट, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि 3 इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा से होकर के जाती है। आप एटलस में देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, यह हो जाता है हॉर्स लैटिट्यूड इज द टर्म अप्लाइड फॉर। यानी हॉर्स लैटिट्यूड हमने पहले बताया आपको कि हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर में जो हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है, जहाँ से ट्रेड्स विंड्स स्टार्ट होकर के लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रहा है, यही तो हॉर्स लैटिट्यूड्स है। हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक घटनाएं हैं। ठीक है, अगले क्लास में किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ है? 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, 40 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। तो भाई साथियों, ये जो होगा ये हो जाएगा 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। 38 नंबर का 30 से 40 नदर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड्स में हमें हॉर्स लैटिट्यूड्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग 39 नंबर सवाल पे। 39 नंबर हमारा जो सवाल है, यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? पहला है प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विथ लैटिट्यूड। अब बताइए आप ही, क्लास में हमने कई बार ये बात बताया है। एक बात बताइए कि जो इक्वेटर पे जिस तरह का पेड़ पौधा पाया जाएगा, यानी विषुवत रेखा पर जिस तरह का पेड़ पौधा पाया जाएगा, क्या उसी तरह का पेड़ पौधा यहाँ पाया जाएगा पोल पर? तो भाई नहीं। तो क्या ये पहला नंबर सही होगा? वर्षा, तापमान और वनस्पति अक्षांश के साथ बदलती है, ये बातें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतराल अक्षांश के साथ बढ़ता है। अब बताइए, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटे दिन का अंतराल अक्षांश के साथ बढ़ता है, यानी कहने का मतलब है, हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे लंबा दिन होगा वो कब होता है? दोनों में हेमिस्फीयर में डिफरेंट समय में। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा 21 जून को, कैप्रिकॉन में 22 दिसंबर को। तो यानी कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट तो हो रहा है। तो सबसे लंबे दिन और सबसे छोटे दिन का बीच का अंतराल अक्षांश के साथ बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंदिरा पॉइंट लगभग 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। और इस प्रकार से अगर हम इसका आंसर देखें तो ये चारों के चारों सही है। आपको हमने बताया है कि इंदिरा पॉइंट इज़ द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये 6 डिग्री 45 मिनट्स है, जो अभी सबमर्ज कर गया है, क्योंकि 2004 में सुनामी आया था। ठीक है, उसी समय यह क्या हुआ है, डूब गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन होगा, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। On 21st June every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक का सूर्य प्रकाश रहता है? अभी ना बताया साथियों कि जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है, और कैंसर पे ही 21 जून को क्या होता है, सूरजदेव डायरेक्ट रहते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ही सूरजदेव डायरेक्ट रहेंगे तो इसका सही जवाब हमें क्या देखने को मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कूट के अकॉर्डिंग उपयोग करके आंसर देना है तो केवल 2 देंगे, या फिर और कोई होगा, आर्कटिक सर्कल भी हो जाएगा। 2 और 4 है। ठीक है, तो इसका क्योंकि ऊपर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये नीचे वाले सर्कल को क्या बोलेंगे, जो 66.5 पर है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक।
अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस तरह से। ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ तक हमने कवर अप किया इस सेशन में। नेक्स्ट क्लास में हम 41 नंबर क्वेश्चन से आगे का जो भी सवाल होगा उसको कवर करेंगे। फिलहाल आपको एकदम हमें यह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आप छोटे छोटे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और नो डाउट यह सेशन आपको ज्योग्राफी में इतना स्ट्रांग बना देगा कि फिर आपको ज्योग्राफी के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।